और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 का जो साइंस का चैप्टर 1 इसमें का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पार्ट से जो क्वेश्चन आंसर था उसका हम लोग सॉल्यूशन पहले देख चुके हैं, उसका उत्तर क्या होगा वो सब पहले जान चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो उसको जाकर देख लीजिए। उसका जो भी लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। साथ में 8 जो भी 9 क्लास का जो भी वीडियो बन रहा है उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 9 JCRT क्लास 9 करके, जाकर उसको एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं कि अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे, उसका आंसर देखेंगे, आंसर किस प्रकार से क्या होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए अभ्यास का प्रश्न उत्तर है ये। ठीक है, तो इसमें आपका हर एक के क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। कुछ तापमान हमें दिए गए हैं जो केल्विन इकाई में है और इसको हम लोग को सेल्सियस इकाई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से कन्वर्ट कर पाएंगे वो सारी चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जैसे पहले क्वेश्चन ए है, वहाँ देख लीजिए कि ए में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, 300 केल्विन दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम जानते हैं कि केल्विन स्केल पर जो तापमान होता है वो किसके बराबर होता है, सेल्सियस स्केल पर तापमान प्लस 273 केल्विन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, केल्विन स्केल पर तापमान कितना है हमारा, तो 300 केल्विन है, तो सेल्सियस स्केल पर तापमान प्लस 273 कर देंगे। और ये जो प्लस 273 है ये इक्वल के इधर है, इक्वल के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेल्सियस स्केल पर तापमान इक्वल टू 300 माइनस 273 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि सेल्सियस स्केल पर जो तापमान है वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है। अतः केल्विन स्केल पर 300 केल्विन का तापमान सेल्सियस स्केल पर 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बी नंबर ऑप्शन क्या है, बी नंबर में है कि दिया गया है 573 केल्विन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि केल्विन स्केल पर तापमान बराबर क्या होता है, सेल्सियस स्केल पर तापमान प्लस 273। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 573 इक्वल्स क्या करेंगे, सेल्सियस स्केल पर तापमान प्लस 273 कर देंगे। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल पर तापमान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 573 माइनस 273, तो कितना हो जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको भी हम उसी प्रकार से किए जैसे हम लोग 300 केल्विन को किए। ये यहाँ पर भी हम लोग ये प्लस वाला को उठाकर इधर ले गए, तो बराबर के जब उधर ले जाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ 573 माइनस 273 हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते यहाँ देखिए सेल्सियस स्केल पर तापमान इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। अतः केल्विन स्केल पर 573 केल्विन का तापमान सेल्सियस स्केल पर 300 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, यह है, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए वहीं पर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। अभी हम लोग को केल्विन इकाई में दिया हुआ तो उसको सेल्सियस में बदलना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सेल्सियस में दिया हुआ है, इसको केल्विन में बदलना है। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर दिया गया तापमान कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। हम जानते हैं कि केल्विन स्केल पर तापमान बराबर क्या होता है, सेल्सियस स्केल पर तापमान प्लस 273 केल्विन। मतलब अगर कोई भी सेल्सियस में दिया हुआ उसमें हम लोग 273 ऐड कर देंगे और हमको केल्विन स्केल पर तापमान बता देंगे, केल्विन में वो केल्विन इकाई में वो तापमान क्या होगा। तो केल्विन स्केल पर तापमान है और सेल्सियस स्केल पर तापमान क्या है, 25 है, तो 25 को क्या कर देंगे, 273 के साथ उसको जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, केल्विन स्केल पर तापमान बराबर 298 केल्विन हो जाएगा। और यहाँ पर अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेल्सियस स्केल पर 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान केल्विन स्केल पर 298 केल्विन के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या है कि बी नंबर में कितना दिया गया था, 373 सेल्सियस दिया गया, 373 डिग्री सेल्सियस दिया गया था। तो हम जानते हैं कि केल्विन स्केल पर तापमान बराबर क्या हो जाता है, सेल्सियस स्केल पर तापमान प्लस 273। अब केल्विन स्केल पर तापमान बराबर क्या हो जाएगा, 373 प्लस 273 कितना हो जाएगा, टोटल 646। केल्विन स्केल पर तापमान बराबर 646 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः सेल्सियस स्केल पर तापमान जो होगा वो 373 डिग्री सेल्सियस का तापमान कितना हो जाएगा, केल्विन सेल्सियस स्केल पर 373 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है वो केल्विन स्केल पर 646 केल्विन के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। ठीक है, तो कुछ इसमें दिया गया है, इसका आपको आंसर बताना है। जैसे नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसा होता क्यों है, क्योंकि नेफ्थलीन जो है ना,
नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि नेपथलीन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के कारण ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाता है। और जब ठोस से द्रव बने बिना गैस अवस्था में बदल जाता है तो वो कौन सा ऊर्ध्वपातन, ये जो प्रक्रिया है इसके कारण वो क्या होता है कि सीधा वो ठोस से द्रव में गैस में बदल जाता है और वो उड़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी नंबर क्वेश्चन है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुँच जाती है। क्यों पहुँच जाती है? तो इत्र जो होता है, इत्र भी एक वाष्पशील द्रव होता है और ये तुरंत वाष्प में बदलकर वायु में विस्तृत हो जाता है, मतलब वायु के साथ मिल जाता है। और जब वायु के साथ मिल जाता है तो वायु हमारे पास जैसे ही आता है वो उसका गंध भी हमारे पास पहुंच जाता है, तो जिस कारण दूर बैठे हुए भी हमें उसकी सुगंध आ जाती है। यह घटना विसरण के परिणाम स्वरूप होता है। विसरण मतलब दो पदार्थ होते हैं स्वतः मिलना विसरण प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। मतलब इसमें जो आपको पदार्थ दिए गए हैं उनके बीच जो कणों के आकर्षण बल है किसमें ज़्यादा है उस प्रकार आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल, चीनी, ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से इसको क्रम बनाएंगे? तो सबसे पहले चीनी को रखेंगे क्योंकि चीनी जो है ठोस है और हमको मालूम है कि ठोस का जो आकर्षण बल होता है, ठोस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो सबसे ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग किसको रखेंगे? पानी को, यानी जल को रखेंगे। ठीक है, आप जल भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर जल ही आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने पानी लिख दिया है लेकिन आप जल लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी जगह पर हम लोग जल को रखेंगे। जल क्या है? जल द्रव है और द्रव जो होता है वो ठोस के जो आकर्षण, कणों के बीच के आकर्षण। यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी का क्या होगा, पानी का क्या हो जाएगा, पानी हमारा द्रव है और जब द्रव पानी है तो इसका आकर्षण बल जो होगा वो चीनी, यानी चीनी ठोस है तो ठोस के आकर्षण बल से क्या होगा, इसका आकर्षण बल कम होगा, इसलिए ठोस के बाद हम इसको लिखेंगे। और उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन गैस हो जाएगा और गैस का जो आकर्षण बल होता है वो पानी से भी कम होता है, मतलब द्रव से भी आकर्षण बल गैस का होता है जो कम। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस क्रम में बनाएंगे कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, चीनी का, मतलब ये ठोस है इसलिए होता है, ये द्रव है इसलिए इसका, उसके बाद ठोस के बाद द्रव का होता है आकर्षण बल उस कणों के बीच। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। इस आंसर को आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। तो ये तापमान कुछ दिया गया, उसमें पूछा जा रहा है कि जल का भौतिक अवस्था क्या होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था क्या होगा, तो ये द्रव अवस्था में होगा। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस है मतलब नॉर्मल पानी है तो वो द्रव अवस्था में आपका पाया जाएगा। वहीं पर अगर 0 डिग्री सेल्सियस बता रहा है कि जल का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो क्या हो जाएगा, भौतिक अवस्था उसका ठोस हो जाएगा क्योंकि वो बर्फ बन जाएगा, जम जाएगा जल। ठीक है, अब आगे क्या होगा कि जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा जब जल का, तो वो क्या हो जाएगा, जल का इस समय भौतिक अवस्था गैसीय में बन जाएगा, मतलब वाष्प बन जाएगा, भाप बन के उड़ने लग जाएगा। ठीक है, तो अवस्था ये क्योंकि इसका जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्टि हेतु कारण दे। जल कमरे के ताप पर द्रव है, ऐसा क्यों होता है, जल कमरे के ताप पर द्रव में अवस्था में क्यों रहता है? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, जल कमरे के ताप पर द्रव होता है क्योंकि सामान्यतः कमरे का औसत तापमान क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और हम जानते हैं कि जल 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस होता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पित हो जाता है, मतलब भाप बनकर उड़ने लगता है, जबकि कमरे का सामान्य तापमान क्या होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो कमरे का यह तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने के कारण और 100 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण जल कमरे के ताप पर क्या अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, इस आंसर को फटाफट आप नोट कर सकते हो या आप वेबसाइट से जाकर वहाँ से इस नोट्स को आराम से लिख सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में क्यों पाई जाती है। तो लोहे की जो अलमारी होती है वो कमरे के ताप पर ठोस में इसलिए पाई जाती है क्योंकि इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। आकार आयतन जिसका निश्चित होता है वो क्या होता है, वो ठोस होता है, ये दृढ़ होती है, ये दृढ़ होती है। ठीक है, और इसका घनत्व जो होता है बहुत अधिक होता है। कमरे के तापमान लोहे के क्वथनांक से कम और गलनांक से अधिक है, अतः कमरे के तापमान पर उसका अवस्था परिवर्तन संभव नहीं है, इसलिए वह उस तापमान पर ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, इस आंसर को आप फटाफट नोट कर लीजिए और आप नोट से लिखना चाहें तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से फटाफट वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है।
ठीक है। तो देखिए एक 273 केल्विन के तापमान पर हम बर्फ़ को भी उतना ही ऊर्जा दे रहे हैं और पानी को भी ऊर्जा उतना ही दे रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर बर्फ़ को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता अधिक होती है, क्योंकि बर्फ़ और पानी दोनों की गुप्त ऊष्मा अलग अलग होती है। ठीक है, जो इसमें कभी ऊष्मा होती है गुप्त ऊष्मा, वो दोनों का अलग अलग होता है, इसलिए बर्फ़ जो होता है वो अधिक ठंडा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। तो उबलते हुए जल और भाप में से उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाप में उपस्थित कणों में जल में उपस्थित कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, अब पाई जाने वाली यह अतिरिक्त ऊर्जा गुप्त ऊष्मा के रूप में होती है, जिस कारण वे ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसलिए हम लोग को उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी आप फटाफट नोट कर लीजिए या आप वेबसाइट से जाकर वहाँ से नोट्स से लिख सकते हैं। यहाँ देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन रह गया, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। निम्नलिखित चित्र के लिए ABCDE तथा F की अवस्था परिवर्तन निम्नांकित करें। ठीक है, तो ये अवस्था आपको बताना है कि यहाँ पर कौन ठोस में से द्रव में बदल जा रहा है, ये द्रव से ठोस में बदल जा रहा है, फिर से यहाँ द्रव से गैस में बदल जा रहा है, गैस से द्रव बदल जाता है, और यहाँ क्या हो रहा है, ये एफ वाला जो है, एफ में क्या हो रहा है, गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल जा रहा है, और ई में क्या हो रहा है, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जा रहा है। तो ये सब जो हो रहा है इसमें कौन कौन से क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, वो ये कौन से अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ये अवस्था, ये नाम लिखना है आपको। ठीक है, सबका नाम लिखना है कि कौन सा विधि के कारण वो परिवर्तित हो जा रहा है या कौन सा अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, चित्र के लिए ABCDE तथा F की अवस्था परिवर्तन निम्न प्रकार से है। संगलन मतलब फ्यूजन, इसको इंग्लिश में फ्यूजन कहते हैं। यहाँ ठोस क्या होता है, ठोस द्रव में बदल रहा है। ठीक है, संगलन मतलब ठोस द्रव में बदल रहा है। याद रखिए, क्योंकि वो पूछ सकता है कि संगलन ठोस द्रव में बदल रहा है, क्या है, संगलन है, वाष्पीकरण है, संघनन है, जमना है, तो आपको वहाँ पर आंसर क्या टिक करना होगा, संगलन। तो ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए वाष्पीकरण, यहाँ द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा है इसलिए इसको वाष्पीकरण बोलेंगे। वहीं पर संघनन, यहाँ गैस जो है द्रव में परिवर्तित हो रहा है तो इसको संघनन बोलेंगे। ठीक है, वहीं पर जमना तो आपको मालूम होगा द्रव से कोई ठोस कोई सामान है जो द्रव में है वो ठोस बन रहा है तो उसको हम लोग जमना उसको बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वहीं पर ई क्या होता है, ऊर्ध्वपातन के बारे में हम लोग मतलब थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि जब ठोस जो है वो बिना गैस में जाए वो डायरेक्ट द्रव में बिना द्रव अवस्था में जाए गैस में बदल जाता है, तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, वहीं पर निक्षेपण में क्या होता है कि गैस रहता है, गैस डायरेक्ट क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है, डायरेक्ट वो बन जाता है, ठोस बन जाता है, द्रव में गए बिना। तो यहाँ गैस बिना द्रव अवस्था में आए ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका क्लास 9 का चैप्टर 1 साइंस का पूरा सॉल्यूशन रहा, और इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिएगा और फटाफट अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना नोट्स को कंप्लीट कर सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग को जो पार्ट से क्वेश्चन आंसर था वो भी मैंने करवा दिया और जो अभ्यास से प्रश्न उत्तर था वो भी करवा दिया, तो दोनों को आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए और याद करना में शुरू हो जाइए, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्टिव आएगा तभी तो आप ऑब्जेक्टिव को आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को चैप्टर 1 का हम लोग टोटल कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। इसका नोट्स भी आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसको आप लोग आराम से वहाँ से लिख सकते हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत।